चलो हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में थे, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो अब सिर्फ मैनुअल नहीं रहे, काफी कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट हो चुके हैं। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझना एक बहुत ही की एस्पेक्ट है, ठीक है, किसी भी ऑडिटर के लिए, कि उसको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की क्या फीचर्स है, ठीक है, कैसा वो ऑपरेट होता है, क्या होता है। So what is an automated environment? What is an automated environment? An automated environment basically refers to a business environment. एक ऐसा business environment जहाँ पे business के सारे process, operations, accounting और even decisions ये सब computerized system के through लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं automated environment. Key features of an automated environment. Key features of an automated environment. पहला क्या था? Faster business process. Faster बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद में हमने एक्यूरेसी के लिए पढ़ा था कि एक्यूरेसी ज्यादा होती है, बिजनेस ऑपरेशन फास्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में इंटीग्रेशन हो सकता है। उसके बाद हमने एरर्स को लेके पढ़ा था कि लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स है, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी और कंट्रोल बेटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन में लैग नहीं होता, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ये पहला तो अपना हो गया था की फीचर्स। नाउ वी आर एट अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। हम समझेंगे अभी कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। ये फीचर्स देख लिया अपन ने, फीचर्स मैंने कल लर्न भी कराए थे, मैंने बोला था आपको लिखने के लिए, ठीक है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर to obtain an understanding of company's automated environment. अब मान लो आप ऑडिट पे गए हो और आपको कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, क्या नहीं है, क्या उसमें होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो ऑडिटर को कंसीडर करने हैं अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। ये दो क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है। पहला कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, तो उनकी सारी खूबियां, राइट। और दूसरा कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया कि आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे लोगे, तो क्या बोलोगे। पहला है इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड। आप कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप iOS यूज कर रहे हो, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, अलग अलग तरीके के सिस्टम आते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, कितना क्रिटिकल है ये। इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड, वन और मोर एप्लीकेशन सिस्टम एंड व्हाट दे आर। एक या एक से ज्यादा एप्लीकेशन सिस्टम आप यूज कर रहे हो और वो क्या है। जैसे कि कोई कंपनी टैली यूज कर रही है, कोई एसएपी यूज कर रही है, कोई ईआरपी यूज कर रही है, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रही है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो कि कौन सा आईएस वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका पर्पस क्या है, जो आईएस आपने लगाया है उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप उसको फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, नॉन फाइनेंशियल के लिए यूज कर रहे हो। मान लो आपने एसीपी लगाया और वो एसीपी सिर्फ प्रोडक्शन में लगाया, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, मतलब वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको बताता है कि कितना आपको प्रोड्यूस करना है, कि उस प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, वो कितने दिन में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है, कितना दिन उसका शेल्फ लाइफ है, कितने दिन में वो बिकेगा, और अकॉर्डिंगली कितने दिन में आपको वापस से उसको बनाना पड़ेगा। अब वो जो सॉफ्टवेयर लगा है वो सिर्फ प्रोडक्शन में लगा है, कहां लगा है, तो वो फाइनेंशियल नहीं, वो नॉन फाइनेंशियल के लिए यूज है ना। एचआर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉई है, राइट। फिर जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाए उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर अपने आप बोलता है क्योंकि हमारा धंधा बढ़ रहा है, हमें लोग भी ज्यादा लगे, समझा। तो इसको बोलते हैं एचआर सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर। तो आप नॉन फाइनेंशियल के लिए भी सॉफ्टवेयर ले सकते हो और आप फाइनेंशियल के लिए भी ले सकते हो। तो अगर आप किसी भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की जानकारी लेना चाहते हो, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला क्या देखना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का लोकेशन क्या है,
सर लोकेशन, एनीबडी, सर्वर्स है ना, सर्वर के बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर सकता है क्या? सर्वर मतलब अभी आप व्हाट्सएप यूज करते हो है ना, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने मेरे को मैसेज भेजा, राइट? आपकी जो मैसेजेस है, ये पूरा डेटा है, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ है, ये कोई हवा में स्टोर हुआ है क्या? तो सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ढकोसला है। क्या है ढकोसला? मतलब क्या बोलूं मैं उसको, एक डिस्गाइज चीज है वो, ठीक है? सर क्या बात कर, अरे सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, देयर कैन नॉट बी एनी सॉफ्टवेयर विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, है ना? सर्वर के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, ठीक है ना? तो सर्वर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम। तो क्या वो लोकल है या ग्लोबल है? मतलब वो सर्वर अगर इंडिया में है तो बढ़िया है, इंडिया के बाहर है तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी कंसर्न्स है, ठीक है? आज कंसर्न है ही ना, आज तुम व्हाट्सएप पे जिसको कुछ भी भेज रहे हो वो सारे मैसेज व्हाट्सएप के पास में है, ठीक है? कभी अगर मार्क जुकरबर्ग को किसी की देखना है कि इसने इससे क्या किया है, मेरी गर्लफ्रेंड किससे बात कर रही है, तो उसके लिए बहुत इजी है, मतलब आई डोंट थिंक उसकी गर्लफ्रेंड व्हाट्सएप यूज करती है, ठीक है? सो ऑब्वियसली वो मालक है, वो देख ही सकता है, ठीक है? तो एक वो है इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम, है ना? अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है और एक से ज्यादा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो ये आपस में कैसे इंटरफेस करते हैं? इंटरफेस करना मतलब कैसे ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर इसका मतलब क्या? देखो सिंपल, अगर मैंने मान लो कोई चीज प्रोड्यूस किया तो वो प्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है? प्रोड्यूस करने के बाद में वो इन्वेंट्री बना देता है। अब ये प्रोडक्शन सिस्टम फाइनेंस सिस्टम के साथ में कैसे इंटरफेस करता है कि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में इन्वेंट्री को बढ़ा देता है। उसको बोलते हैं एक ऑटोमेटेड सिस्टम दूसरे ऑटोमेटेड सिस्टम से कैसे बात कर रहा है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? तो इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम क्या है, ठीक है? इन हाउस है या पैकेज्ड है, मतलब आपने किसी से खरीदा है या आपने खुद डेवलप करा है ना? आजकल दोनों चीज होती ना, या तो आप बना बनाया ऐप खरीदते या फिर आप खुद डेवलप कराते, बराबर है? अब जैसा ये आप देखते हैं रैपिडो, ओला, है ना, इनके ना मॉड्यूल्स बने, ऐप बेचने वाले हैं, इट्स लाइक अ किराना स्टोर, ठीक है? मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये आप अगर मान लो ऐप लेना चाहते हो, आपको ऐप बनाना है, आप वो किराना की दुकान पे जाओ, उसका नाम है ऐप किराना। क्या नाम है? और आपको जो ऐप बनाना है वो उसको बोलो, उसके पास में हो सकता है कि एक पहले से बना हुआ सिमिलर ऐप हो और वो आपको वो ऐप एज इट इज भेज देगा, आपका मार्क चेंज कर देगा, नाम चेंज कर देगा, थीम चेंज कर देगा, दैट्स इट। कभी ओपन करना किसी नॉर्मल कंपनीज की ना, 2-4 कंपनी की वेबसाइट ओपन करना, आपको लगभग सेम दिखेगी, क्योंकि वो सारे एक ही ऐप से बने हैं, मार्का चेंज है और वो सब चेंज है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड एग्जांपल। सीएसआरटी और एमस्क्वेयर जो है ये क्लास प्लस के ऐप से बने हैं। सो हम लोगों ने क्लास प्लस का ऐप सब्सक्राइब किया है, ठीक है? हमारा मार्क चेंज है, हमारा लोगो चेंज है, क्लियर है? ठीक है? तो अब मान लो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे को मेरा बनाना है, मेरे इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, मान लो ऐसा कुछ करना है, तो मैं फिर इन हाउस बनाऊंगा, ऑब्वियसली वो महंगा रहेगा, ठीक है? तो आपका वो इन हाउस है या पैकेज है, ये अपन क्या कर रहे हैं, हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले। कितने लॉजिकल पॉइंट्स हैं, बिना इसके आप किसी भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझ पाओगे क्या? तो पहला क्या है कि सर आपका कौन सा आईएस आप यूज करते हो, वो कहां लोकेटेड है, आपने खुद बनाया है या बाहर है, क्यों बनाया है, बराबर है? अभी तक ठीक है? आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज, बहुत बार क्या होता है कि आप ना अपनी आईएस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो आउटसोर्स कर देते। क्या करते हैं? आउटसोर्स करते। आपको इन हाउस उसके एम्प्लॉय डेवलप नहीं करना है, आपको इन हाउस, आपको पता है, आप मैं इंजीनियर लूंगा, मेरे को खर्चा पड़ेगा, लाख लाख रुपए पगार देनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, आउटसोर्स केपीएमजी, डेलोइट या किसी को बोल दिया कि आप मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर दो, सॉफ्टवेयर आपका, बंदे आपके, सब आप, ठीक है? आप मेरे को वो सर्विस प्रोवाइड करो, उसको बोलते हैं आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? तो इंफॉर्मेशन मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को लेके आपने क्या क्या एक्टिविटी आउटसोर्स कर रखी है। आउटसोर्स करने का मतलब समझ में आता क्या? किसी दूसरे को बोलना काम करने के लिए। दो ऑप्शन अपने पास में है, या तो अपन खुद का एम्प्लॉय रखें,
उसको पगार दे, मतलब ये आउटसोर्स हुआ क्या? ये इन हाउस हुआ। आउटसोर्स मतलब मैं एम्प्लॉय नहीं रखता, मैं मगजमारी नहीं करता, मेरा काम धंधा करना है, मेरा काम थोड़ी आईएएस बनाना है, आईएएस को देखना है, तो मैंने किसी की सर्विस ले ली उसकी, समझा? अभी नीचे चौकीदार है तुम्हारी गाड़ियों के लिए, ठीक है, या तो मैंग मैन उसको पेरोल पे लिखा होगा कि भाई तू 15,000 महीने के लिए गाड़ा संभाल, या फिर मैंग मैन ने कोई सिक्योरिटी एजेंसी से सर्विस ली होगी, है ना, कि हमारे ऐसे आपको जो चौकीदार भेजना भेजो, हमारी गाड़ियां बराबर लगनी चाहिए, वो आपका काम है, राइट? उसको बोलते हैं आउटसोर्स। आखिरी में की पर्संस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जितनी भी न्यू एज कंपनीज है, न्यू एज मतलब अभी अभी स्टार्टअप्स, जितने भी अभी अभी 5-6 साल में बनी हुई कंपनीज है ना, इनमें सीईओ, क्या बोला मैंने, से भी ज्यादा बड़ा व्यक्ति होता है सीटीओ, मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर। ये सीईओ से भी बड़ा होता है क्योंकि उसको पूरा आयास आता है, वही बंदा है जो ऑटोमेट एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार है। अब मान लो वो अगर चला गया, तो पूरी कंपनी स्टैंड स्टिल। इमेजिन करो ना, अभी ये क्रेड है, यूपीआई है, जीपे, फोन पे, मान लो सीटीओ चला गया, सीईओ क्या कर लेगा? अगर टेक्निकल ऑफिसर ही नहीं है तो वो ऐप कैसे मेंटेन होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, राइट? दैट मेक्स ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है की पर्सन, है ना? तो अगर आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो तो उसके की पर्संस कौन कौन है, की पर्सन कौन कौन है, ये चीजें आपको देखनी है। क्लियर है? अगर हम पहले लॉजिकली समझे, ठीक है, बिना सोचे अपने ये सिर्फ याद करें, हमने की फीचर देखा क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैंने कल क्वेश्चन लिखवाया था इसका? ठीक है, ठीक है, इसका मैं लिखवाऊंगा। उसके बाद में हमने, आप सेकंड क्या पढ़ रहे हैं कि हम कैसे जानकारी लेंगे। अब कैसे लेंगे? सबसे पहले कौन सा यूज कर रहे हैं, है ना? पहले हिंदी में बोलते हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, क्यों लिया, इन हाउस कर रहे हैं या पैकेज वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपने आउटसोर्स कर रखी है या खुद एम्प्लॉय रखे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, राइट? की पर्सन कौन है। हो गया? क्लियर है? एक बार अभी अपने मन में बोलो। अंडरस्टैंडिंग लेना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, कौन सा आईएस है, क्यों लगाया, उसके बाद में आपने खुद बनाया या बाहर से लिया, उसकी लोकेशन क्या है, उसके उससे रिलेटेड आउटसोर्स एक्टिविटीज क्या है, कौन उसके लिए मेन बंदा है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं तीसरा आ जाऊं, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटीडी। अभी देखो अपने दोनों चीज जो है ना वो उसके फायदे की पड़ी, मानते हो ना, ठीक है, दोनों चीज फायदे की है ना। अब कुछ तो नुकसान भी होंगे, आईटी सिस्टम के कुछ तो नुकसान भी होंगे, कोई बोल सकता है ऐसी वाइल्ड गेस, क्या नुकसान होंगे? हैक हो जाएगा, ठीक है, और कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी, हैक हो जाएगा, पासवर्ड चोरी हो जाएगा, है ना, अनऑथराइज्ड चेंजेस हो जाएंगे डेटा में, होता है ना, डेटा क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये सब रिस्क भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा ही है सिर्फ, देयर आर सर्टेन रिस्क ऑल्सो। अब देखो ना, आप व्हाट्सएप है, ठीक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, नाउ दीज आर दे आर डूइंग लेस गुड देन व्हाट दे आर डूइंग मोर बैड। एक फ्रेज है इसके लिए, ठीक है, बोलते ना बून और कर्स। व्हाट्सएप टेलीग्राम इज अ कर्स, इज अ ह्यूज कर्स। कैसे? आज कोई भी कंट्री में अगर आपको दंगा करवाना है, कोई भी कंट्री में अगर आपको सिविलाइजेशन वो करना है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, होम नहीं सिविल वॉर कराना है, ठीक है, मतलब आपको कंट्री के अंदर झगड़े कराने, कुछ भी नहीं करना है। यूएस इतना पावरफुल है, टेलीग्राम इतना पावरफुल है, उसको सिर्फ और सिर्फ हार्डली 10 दिन लगेंगे, जो कंट्री पे वो हाथ रखे वो कंट्री तबाह हो जाएगी, जैसे इंडिया हो रही थी,
ठीक है, ये बहुत मैक्रो पिक्चर है, माइक्रो नहीं है, किसी किसी के सोच के ऊपर होंगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर कैसे? कुछ नहीं है, आपके हर एक मैसेज उसके पास में है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आप खुद यूज कर रहे हो, राइट? वो लोग सालों से यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। क्या बोलते हैं? तो वो इमीडिएटली वो ढूंढ सकती है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है व्हाट्सएप पे जिनको सिर्फ एक टूल देना है, और वो पूरी कंट्री जला सकते हैं, ठीक है। दंगे कराना आज के डेट में कुछ भी नहीं, ये सबसे बड़ा कर्ज है। वही अगर जब व्हाट्सएप नहीं था तो कैसे आप लोगों को जुटाते थे? पॉसिबल था क्या? What do you think? Why US is not able to defeat Iran so easily? वहां पे यूएस के ऐप ही नहीं चलते, यूएस के ऐप चलते नहीं। देर आर मेनी कंट्रीज विच आर हॉस्टाइल ऑफ यूएस, दे डोंट अलाउ यूएस एप्स। नॉर्थ कोरिया में देर इज नथिंग। चाइना हैज देयर ओन सिस्टम। इसके लिए गवर्नमेंट ने अटाराई और वो सब प्रमोट करना चालू किया था, बट वी आर वेरी बिहाइंड ऑन ऑल दोस पार्ट्स। Why are we very? Asia is very much in US hands. जब चाहे वो सरकारें गिरा सकते हैं, जब चाहे। वो तो तुम मेरे को बीजेपी सपोर्टर मानो या कांग्रेस सपोर्टर मानो, वो तो ये जो करंट गवर्नमेंट है ये इतनी भयानक है कि वो इतना होने के बाद भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ठीक है। वही अगर हम कांग्रेस के जमाने में आज होते ना तो देश बिक गया होता, करंट राइट से जैन जी के हाथों, जो नेपाल में और उसमें हुआ है, ठीक है। चलो, इन एनी केस ये आपको क्यों समझना जरूरी है कि आपको पता रहना चाहिए आईटी सिस्टम से कुछ रिस्क भी होते हैं। अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि सर क्या रिस्क होते हैं। गिवन बिलो आर सम रिस्क दैट शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है। पहला, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ। बाप रे बाप, ये कौन बताएगा? बताओ मिहिका, पढ़ के ट्राई करो, दिमाग लगाओ। बहुत नहीं, सिस्टम पहले चीज तो सिस्टम के लिए रिस्क नहीं है, वो अपने लिए रिस्क है जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है। तुमने सही बोला कि सिस्टम ने इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेस, इनएक्यूरेटली डेटा को प्रोसेस कर दिया। मतलब 2+2+2+2+2 10 होता है, सिस्टम ने 12 लिख दिया। होता है ना, होता है। हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे अजीब चीजें देखी है कि सिस्टम होने के बाद में भी गलत लिखा है। मैंने देखी है, जब एक्सेल हैंग हो जाता है, ठीक है, और हम उसके बेसिस पे आगे काम कर लेते हैं, बाद में हमको पता चलता है कि फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हुआ है। समझा? तो सिस्टम ने इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग करी है डेटा की, बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन वो नुकसान सिस्टम के लिए नहीं है, अपने लिए। तो उसको यूज कर रहा है, हम गलत डेटा यूज कर रहे हैं आपने। लेकिन एक ही पार्ट दिया, दूसरा पार्ट क्या है? डेटा ही गलत दे दिया। अरे वो तो मशीन है, जो तुम दोगे वो प्रोसेस करेगी। तुमने सही दिया, उसने गलत प्रोसेस किया, वो तूने बोल दिया। तुमने दिया ही गलत, तो वो गलत ही करेगी ना। तो दोनों रिस्क आईटी को लेके, तुम गलत दे रहे हो, है ना, या फिर वो खुद गलत कर रही है। तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, या फिर बोथ, ठीक है। ये पहला रिस्क है, ठीक है। इसमें मेरा कीवर्ड है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। उसके बाद में अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, मतलब हैक हो गया, है ना। मेरा सर पूरा पासवर्ड डाला हुआ था, सब कुछ था, लेकिन किसी ने मेरा सिस्टम को हैक कर लिया। आता है ना, माय व्हाट्सएप हैज बीन हैक्ड, ठीक है। यस, सो क्योंकि हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में है, ये मेरा एडवाइस है आप लोगों से, किसी भी लिंक को बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और स्पेसिफिकली जब आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपका रिस्क 10% है, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो आपका रिस्क 90 से 100%, इतना फर्क है, ठीक है। व्हाट्सएप, सी आई टेल यू वन थिंग, व्हाट्सएप इज वेरी रिस्की विथ एंड्रॉइड, बिकॉज दिस टू कंपनीज डजंट केयर अबाउट एनीबडी, ठीक है। व्हाट्सएप विथ एप्पल is less risky. Why? Because Apple doesn't like WhatsApp. It doesn't allow WhatsApp to do many things.
बट व्हाट्सएप की मजबूरी है एप्पल के साथ जुड़ना, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एप्पल यूजर्स। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। इसके लिए कभी ऐसा नहीं होता है, इसके लिए कभी ऐसा नहीं होता है कि आईफोन में कोई लिंक आ जाए या आईफोन से आपका कुछ हैक हो जाए, बहुत बहुत कम होता है। तो आपको बता रहा हूं कि कोई भी गौरांग, आपको बता रहा हूं कि कोई भी लिंक पे क्लिक मत करना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्या हो जाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस। थर्ड क्या है, डायरेक्ट डेटा चेंजेस। क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे लिखा भी बैकएंड चेंजेस। एम्प्लॉय ने सर बैकएंड पे जाके चीज चेंज कर दी, मतलब बैकएंड पे जाके इन्वेंट्री को 20 रुपए से 20 क्वांटिटी से कम कर दिया। इन्वेंट्री 400 थी, एग्जांपल पकड़ो, इन्वेंट्री 400 थी, ठीक है, सब कुछ सही था। एम्प्लॉय को चोरी करना है, वो बैकएंड से गया, उसके पास में एक्सेस था, बैकएंड से गया, 20 माइनस कर दिया, कितनी बची, 380 बची, और 20 घर पे लेके चला गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। ये नुकसान है ना। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता तो कोई व्यक्ति शील्ड कर रहा, सर एक तो वो गेट एंड से ह्यूज डिस्टर्बेंस, या तो मैं क्लास ऑफ दे देता हूँ आज, ठीक है। वहां पे अब इतनी हवा तो ठीक है, वो बंद कर रहे चालू कर रहे है या नहीं है, दे आर लिटरली कॉजिंग सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस। या तो मेरे को बोल दो, मैं आज ऑफ दे देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डायरेक्ट डेटा चेंजेस मतलब बैकएंड पे उसने डेटा को चेंज कर दिया, है ना। तो अभी तक अपन ने 3 ब्रीच देखे सर, एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया डेटा को, सर उसने इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग कर लिया, और एक बैकएंड चेंजेस। सर तीसरा क्या है, एक्सेसिव एक्सेस। क्या है, एक्सेसिव एक्सेस एंड प्रिविलेज्ड एक्सेस सुपर यूजर्स। कौन बताएगा, जिनके पास नहीं चाहिए था एक्सेस, बहुत लोगों के पास एक्सेस है। हाँ, बहुत लोगों के पास एक्सेस है, नहीं, एक लिमिट ज्यादा एक्सेस दे दिया। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो, बहुत लोगों के पास नहीं। हाँ, एक आदमी है जिसके पास बहुत सारे सिस्टम्स का एक्सेस है, बस ये बात बोल दिया उसने। एक व्यक्ति है जिसके पास में जरूरत से ज्यादा एक्सेस है, मतलब वो सबकी बैंड बजा सकता है। अगर उसका कंपनी से दिमाग खराब हुआ तो वो पूरा, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक कंपनी थी हाल ही में 4-5 महीने की पहले की बात थी, मेरे को जस्ट क्लिक नहीं हो रहा। एक कंपनी थी, स्टार्टअप कंपनी, वो कंपनी बंद हो गई क्योंकि उसका एक एम्प्लॉई हॉस्टाइल हो गया। ठीक है, हॉस्टाइल हो गया मतलब अगेंस्ट एनिमी हो गया अपना, ठीक है। उसको पगार वगार में कुछ प्रॉब्लम था, उसको कुछ तो हुआ, उसके बाद में एक्सेसिव एक्सेस था। उसने पूरी कंपनी, ही मेक श्योर दैट द कंपनी कुडंट रीस्टार्ट। देन वो सारे लोग कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर रहे हैं। इतना भयानक, ये रियल वर्ल्ड में है। आप कभी घर जाओगे ना, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप सर्च करना, या मैं सर्च करके आपको भेजता हूं। ये रिसेंट में हुआ है, ये इसका एकदम एकदम बेहतरीन वाला अगर कोई एग्जांपल है तो वो है। मेरी दुर्भाग्य की मेरे को याद नहीं आ रहा। कंपनी बंद करवा दी, स्टार्टअप बंद करवा दिया उसने। अच्छा चलता फिरता स्टार्टअप बंद करा दिया, कोई तो ग्रोसरी वाला स्टार्टअप था, बंद करा दिया। बताओ, एक्सेसिव एक्सेस, और ये सब स्टार्टअप में होता ही है, ठीक है। लोग कम होते काम करने के लिए। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आईएएस में क्या होता है, बहुत कम लोगों को चीजें समझ में आती है ना। तो 2-4 लोग होते हैं जिसपे पूरा डिपेंडेंसी होती है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कम है, whenever they want they can collude and they can create a fraud, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम या फिर प्रोग्राम। एक बोला अनऑथराइज्ड चेंज टू डेटा, मतलब सिस्टम इंटैक्ट है, डेटा चेंज कर दिया,
है ना, सिस्टम इंटैक्ट है। अभी क्या कर रहा, सिस्टम की कोडिंग चेंज कर दे रहा, सिस्टम की कोडिंग ही चेंज कर दे रहा, ठीक है। तो unauthorized changes to systems, failure to make necessary changes to systems। अभी मैं तुमको बताता हूं, मान लो जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो में पहले एक ग्लिच था, ठीक है, मैं ज्यादा उस बात नहीं करूंगा। वो ग्लिच से क्या होता था कि आपका जो पूरा पैसा है वो पैसा आपको या तो रिफंड आ जाता था या फिर आपसे वो पैसा लेता ही नहीं था, ठीक है, ऐसा लिख के आ जाता था कि पेमेंट मेड, ठीक है। और ये ग्लिच पैदा किसने किया था, उन्हीं के एम्प्लॉइज ने, ठीक है। पर वो ग्लिच क्या हुआ, वायरल हो गया, तो जोमेटो की नजर में आ गया। पहले क्या था, वो चिद्दी पीदी हो रहा था, उसके 10 दोस्त 10 रिलेटिव्स चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वायरल हो गया, वायरल हो गया तो फिर वो कंपनी के ध्यान में आ गया, ठीक है। अब कंपनी का काम क्या है, उसको ठीक करना, नेसेसरी चेंजेस करना, नहीं तो कंपनी को नुकसान होगा। वो चेंजेस आप नहीं कर पाए, वो चेंजेस आप नहीं कर पाए, ठीक है। ये ग्लिच अमेज़न में भी था, अमेज़न इंडिया और जोमेटो में भी था। उसके बाद में लास्ट है लॉस ऑफ डेटा। क्या है, लॉस ऑफ, सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल, लॉस ऑफ डेटा। मान लो मेरा मोबाइल का सिस्टम खराब हो गया, पूरा डेटा लॉस, पूरा डेटा लॉस। समझ में आया बात? ये सब रिस्क है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से जुड़े। सबसे पहला क्या बड़ा अपन ने, फीचर्स, दूसरा क्या बड़ा, अंडरस्टैंडिंग, तीसरा क्या बड़ा, रिस्क। पहले रिस्क लर्न करते हैं क्विकली एकदम, ठीक है। अभी सर रिस्क क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अनऑथराइज्ड एक्सेस कहते हैं, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स। उसके बाद में एक्सेसिव एक्सेस, 3 पॉइंट एक्सेस के हो गए, एक्सेसिव एक्सेस, ठीक है। और एक्सेस के साथ में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी होता है, एक्सेस कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, तो चौथा पॉइंट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। और क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा तो डेटा का लॉस भी होगा, तो लॉस ऑफ डेटा। तो ये 5 पॉइंट जुड़े हुए हैं। सर पहला क्या, अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ, डेटा का भी हुआ, सिस्टम का भी हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, एक तो एक्सेसिव एक्सेस था या फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं थी, और वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से अल्टीमेटली हुआ क्या, डेटा लॉस हो गया। हो गया क्या लर्न, 5 पॉइंट लर्न हो गया क्या। मैं वापस आखिर में बोल रहा हूं, अनऑथराइज्ड एक्सेस था, अनऑथराइज्ड एक्सेस क्यों था, क्योंकि एक्सेसिव एक्सेस है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। अनऑथराइज्ड एक्सेस डेटा का भी और सिस्टम का भी, इन सब चक्रों से हुआ क्या, डेटा का लॉस हुआ। उसके अलावा इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और डायरेक्ट डेटा चेंजेस, मतलब बैकएंड चेंजेस, ठीक है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और डायरेक्ट डेटा चेंजेस मतलब बैकएंड चेंजेस। बाकी सब क्लियर है, ठीक है। 7 पॉइंट है कुल मिला के। तो मैं इसको कैसा लिखूंगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस 8 है क्या, कौन सा एक तो बचा है, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। देखो ना, ये जो मैं बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, तुमको पूरा बना के देता है। देखो सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये हो गया एक लर्नर। दूसरा लर्नर क्या हुआ, चेंजेस, डेटा चेंजेस। इसमें 2 है, एक तो बैकएंड चेंजेस और फिर आप नेसेसरी चेंज करना भूल गए, आपने नहीं किया, दोनों सेम पॉइंट है। और तीसरा लर्नर है अनऑथराइज्ड एक्सेस। क्या है, दैट्स इट। अनऑथराइज्ड एक्सेस से जुड़े हुए 5 पॉइंट है। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला फीचर्स, ठीक है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा रिस्क। मैं कल आपको आपका एएस का क्या होमवर्क है, कल 2 क्वेश्चन दिए बस ना, ठीक है। उसके अलावा कल से हमारे एलडीआर चालू हो जाएंगे, एलडीआर रिवीजन। तो मतलब एएस का और नोट्स का भी होमवर्क नहीं है, ठीक है। अभी तुम आज क्या करना, ये जो 3 क्वेश्चंस है इसको पैरेलल लिखना, मतलब अपने नोट्स में एक के बाजू में एक लिखना, ठीक है। थोड़ा वर्टिकल लिखना है ना। और क्वेश्चन सिंपल रहेगा, स्टेट द की फीचर्स, ठीक है, स्टेट हाउ विल यू अंडरस्टैंड द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और स्टेट व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये आपको एक ही इसमें लाइन खींच के लिखना है, और फिर उसके बुलेट्स में क्रक्स, ठीक है। मेरी इच्छा है कि आप बिना देखे बुलेट्स लिखना, पहले लर्न करना और पूरी मत लिखना, सिर्फ मेन, ठीक है। ये 3 चीजों का पैरेलल कर लेना, ठीक है।
अब उसके बाद में देखो ये होगा रिस्क। अब हमने आईटी से जुड़े हुए रिस्क देख लिया ना, अब ये रिस्क के इंपैक्ट क्या है, ये रिस्क के इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। अभी इसकी इंपैक्ट ना 3 जगह पे है। कितने जगह पे है? 3 जगह पे इसकी इंपैक्ट है। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, इंपैक्ट ऑन सब्सटेंसिव चेकिंग, इंपैक्ट ऑन सब्सटेंसिव चेकिंग, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स, इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। 3 चीज होती है, पहले कंट्रोल होती है, फिर सब्सटेंसिव चेकिंग होती है और फिर रिपोर्टिंग होती है। देखो इनएबिलिटी टू एड्रेस अबव डिस्कस्ड रिस्क, इनएबिलिटी टू एड्रेस अबव डिस्कस्ड रिस्क। जो रिस्क मैंने ऊपर डिस्कस किया, मतलब क्या, एक तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और एक चेंजेस, ठीक है, बैक एंड चेंजेस एंड फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। ये जो रिस्क है इसका अगर आप इसको एड्रेस नहीं कर पाए तो क्या होगा, इट मे लीड टू नॉन रिलायंस ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। उससे क्या होगा कि जो भी डेटा आपने सिस्टम से ऑब्टेन किया है उस पर आप रिलाय नहीं कर पाओ। इन सच अ केस, अगर ऐसा है तो ऑल द इंफॉर्मेशन, डेटा एंड रिपोर्ट्स would have to be tested thoroughly for their completeness and accuracy। अगर आप ऊपर दिए गए रिस्क को एड्रेस नहीं कर पाए तो पहला इंपैक्ट क्या होगा आपके सब्सटेंसिव चेकिंग पे, कि जो भी डेटा सिस्टम से निकला है आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे। सेकेंड, अगर आप रिलाय नहीं कर पाए तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपको पहले वो डेटा पूरा चेक करना पड़ेगा, सिस्टम पूरा चेक करना पड़ेगा और फिर आप अपनी ऑडिट वाली सब्सटेंसिव चेकिंग कर पाएंगे। सो इन सच अ केस सारा डेटा, सारी रिपोर्ट जो सिस्टम ने प्रोड्यूस करी है वो अपने को थरोली टेस्ट करनी पड़ेगी। क्यों? कि वो कंप्लीट है क्या और वो एक्यूरेट है। आर यू गेटिंग द इंपैक्ट ऑफ सब्सटेंसिव चेकिंग? पक्का? ठीक है, फटाफट लर्न करो इसको। गौरंगी बाहर रख, क्या बोला? बाहर रख क्या? हाँ, बुल्ली क्या? ठीक है, हो गया सब्सटेंसिव चेकिंग। सिंपल है ना, कि अगर आप ऊपर दिए गए रिस्क को एड्रेस नहीं कर पाए देन इन दैट केस द डेटा व्हिच द सिस्टम हैज प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन एंड हेंस इन सच अ केस द डेटा प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम शुड बी थरोली टेस्टेड फॉर इट्स कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स क्या होगा? इट कैन लीड टू नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। अभी अगर मान लो ऊपर दिए गए रिस्क को आप एड्रेस नहीं कर पाए तो क्या होगा, जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस है ना, तो आप उस पर रिलाय नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे भाई ये किसका भी चेहरा स्कैन कर रहा है और गेट खोल रहा है, बायोमेट्रिक थंब लगाना। अगर आप ऊपर दिए गए रिस्क को एड्रेस नहीं करे तो आपको पता है कि कोई किसी के हाथ अगर बैकएंड एक्सेस है या एक्सेसिव एक्सेस है तो वो क्या करेगा, थंब इंप्रेशन चेंज कर देगा। सो इट कैन लीड टू नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे आप रिलाय नहीं करो। इट में रिजल्ट टू एडिशनल ऑडिट वर्क। ठीक है, एडिशनल ऑडिट वर्क, काम बढ़ जाएगा। तो ये इंपैक्ट ऑफ सब्सटेंसिव चेकिंग, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल, काय के इंपैक्ट है ये? सर आईटी से जुड़े हुए रिस्क के इंपैक्ट हमारे ऑडिट में कैसे होंगे वो हम देख रहे हैं। सर हम पहले देखे, हमने फीचर्स देखे, फिर हमने अंडरस्टैंडिंग ली, फिर सर हमने देखा कि क्या रिस्क है आईटी का, और तीसरा इन रिस्क का हमारे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है। इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। सर ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेके जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, इन केस ऑफ कंपनीज इट मे लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सम इंस्टेंसेस। मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल करके आईएफसी रिपोर्टिंग बोलते, क्या बोलते? आईएफसी रिपोर्टिंग बोलते इसको। ठीक है, ये कुछ कंपनीज को मैंडेटरी है, मतलब ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो देनी है
और उसमें उसको आईएफसी के बारे में बोलना है। आईएफसी मतलब काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो वो बोलते वक्त अगर मान लो ऊपर दिए गए रिस्क को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया तो आपको आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब गंदा करना पड़ेगा, मतलब आपको एक खराब ओपिनियन देना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत वीक है। समझा? चैप्टर नंबर 8 में हम ऑडिट रिपोर्ट पूरा सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये मेरे 3 कंट्रोल है। आपको समझ में आया क्या? पहले सब्सटेंशियल, दोनों चीज में देखो आप रिलाई नहीं कर सकते, है ना। पहला क्या बोला, कंट्रोल में सिंपल है, यू कैन नॉट रिलाई, हेंस इट विल लीड टू एडिशनल ऑडिट वर्क। सब्सटेंशियल वर्क में क्या बोला, आप रिलाई नहीं कर सकते, तो आपको पूरे डेटा को उसकी एक्यूरेसी के लिए, कंप्लीटनेस के लिए थरोली टेस्ट करना पड़ेगा। और रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट है कि कुछ कंपनीज को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लागू होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट देनी होती है, तो उसमें ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वीक है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक है, फटाफट तीनों इंपैक्ट लर्न करो जल्दी। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, गुड मॉर्निंग। नहीं फिलहाल में तो नहीं है। हाँ अब आ जाओ, हमने फ्यूचर देखे, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली, हमने रिस्क देख लिए, वो रिस्क का हमारे पे क्या इंपैक्ट है वो देख लिया। अब आखिरी चीज हमको देखनी है कि वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कंट्रोल लगाएंगे कि आईटी से जुड़े हुए रिस्क हमको इंपैक्ट कम करे। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो हम 2 तरह के कंट्रोल लगाते हैं, एक लगाते हैं जनरल आईटी कंट्रोल, क्या लगाते हैं, और एक लगाते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या लगाते हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन कंट्रोल सिखा देता हूं, ठीक है। 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। कितने तरह के? 3। देखो आपको है ना 3 क्वेश्चन तो आपको पैरेलल लिखने हैं, फीचर, अंडरस्टैंडिंग और रिस्क। फिर उसके नीचे आपको लिखना है कि व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द आईटी रिलेटेड रिस्क, ठीक है, तो वो आपको लिख देंगे। फिर उसके बाद में आएगा आपके, अब ये सबको मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल रहेंगे। अभी बेटा 3 तरह के कंट्रोल है, ध्यान से बोर्ड पे देखना, कितने तरह की कंट्रोल है, दिख रहा क्या? पहले का नाम क्या है, जनरल आईटी कंट्रोल, बराबर है। दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्या है, ठीक है। इसमें से ये बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एप्लीकेशन कंट्रोल है और ये आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है। ये 3 तरह के कंट्रोल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में होते हैं। पहला क्या होता है, जनरल। दूसरा क्या होता है, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक कंट्रोल। तीसरा क्या होता है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, मतलब वो कंट्रोल है तो मैनुअल लेकिन डिपेंडेंट है आईटी के ऊपर। मैं आऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं तुमको ना एक एक बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल देता हूं जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल समझने के लिए, ठीक है। सब लोग रेडी है क्या? देखो आपके फोन में, किस किस के फोन में यहां पे पासवर्ड है?
1 2 3 साइज हमारे इसमें नहीं है, बाकी सबके इसमें, राइट? ठीक, अपना अपना चॉइस है ना? जिसको लगता है कि मेरा डेटा लॉस हो सकता है वो डालेगा, जिसको लगता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने नहीं डाला वो अपनी जिंदगी को सरल बना रहा है, इजी बना रहा है, फाइन, ठीक है। दूसरा, किस किस के फोन में यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे अलग से सॉफ्टवेयर है? मतलब व्हाट्सएप को भी आप सॉफ्टवेयर डाल सकते, सॉरी सॉफ्टवेयर बोल रहा, पासवर्ड है, पासवर्ड है, ठीक है किस पे? व्हाट्सएप पे, गूगल पे, हाँ, मतलब कोई एक ऐप पे पासवर्ड है, ठीक है, ओके। और किसी किस में? यस, नहीं है, सबके इस पे होगा, है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गूगल पे, फोन पे, अरे तो अरे क्या ऐसे क्या कर रहे हो? गूगल पे, फोन पे, गूगल पे इनबिल्ड नहीं आता, वो डालना डालना पड़ता अपने को, ठीक है। अरे तो वो भी एप्लीकेशन कंट्रोल ही है, ठीक है, आप उसको इनबिल्ड बोल दो या आप अलग से लगा दो। वो बोल रहा है सर गूगल पे में तो इनबिल्ड है, मतलब डालना ही होगा, लेकिन व्हाट्सएप में इनबिल्ड नहीं है, तुम चाहो तो डालो, ना तो मत डालो, करेक्ट है। सो लेकिन गूगल पे जो आप डालते हो पासवर्ड, ठीक है, वो भी वो एप्लीकेशन कंट्रोल है, क्या है? अच्छा, वो पासवर्ड गूगल पे जो डाला आपने, क्या वो व्हाट्सएप को प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या वो फोन पे को प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या वो भारत पे को प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या वो इंस्टाग्राम को प्रोटेक्ट कर रहा है? वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा? सिर्फ गूगल पे। इसके लिए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। जो कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे लगा है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। ना व्हाट इज द जनरल, अब जनरल आईटी कंट्रोल क्या होगा? जो आपके फोन पे लगा है। तो आप जो चेहरा दिखाते हो, जो थंब लगाते हो, आंकड़े डालते हो, वो सब क्या है? जनरल आईटी कंट्रोल। वो जनरली सारे एप्लीकेशन को सेफगार्ड कर रहा है। तेरे फोन में अगर 50-60 ऐप होंगे, वो सबको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जनरल आईटी कंट्रोल, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। पहले मैं एप्लीकेशन वाला पढ़ा देता हूँ, वो इजी है। अब देखो यहां में ना मेरी ऐसे हैबिट है, कुछ लोग ना उसका गलत फायदा उठाते हैं, वो उनकी इच्छा है। मैं ना जहां पे रिस्की है मैं पहले ही बोलता हूँ रिस्की है, मैं एस में ही बोलता हूँ रिस्की है, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज है ना टेक्निकल हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल हो जाएगी, तो आपको उसमें वो लेवल पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल, बोलो। अरे यार वहां तक आवाज जाने दो ना, बोलो। अरे सॉरी क्या बातें नहीं यार, ठीक है। ये एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड, थोड़ा आराम से, क्या एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल, ठीक है। एप्लीकेशन कंट्रोल नॉर्मली ऑटोमेटेड भी होते हैं और मैनुअल भी, ठीक है। दैट ऑपरेट एट बिजनेस प्रोसेस लेवल, दैट ऑपरेट एट, अब देखो मैंने तो आपको एग्जांपल इजी दिया ताकि आपको समझ में आए। हम बात करें कंपनी की, हम मोबाइल की बात करेंगे अपने, ठीक है। तो कंपनी में अलग अलग सिस्टम्स है, ठीक है। जैसे कंपनी का गोडाउन है, एक गोडाउन में क्या रहता है? इन्वेंट्री स्टोर रहती है, यस। कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट रहता है, वहां पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, करेक्ट है ना। तो ये अलग अलग बिजनेस प्रोसेस है। इन्वेंट्री को स्टोर करना एक बिजनेस प्रोसेस है ना। गुड्स को प्रोड्यूस करना भी एक बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। फाइनेंस भी एक काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस है। तो बोल रहा है ये बिजनेस प्रोसेस लेवल पे ना मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों कंट्रोल होते हैं। अभी आप लोग फैक्ट्री विजिट करके आए ना, ठीक है, उसमें देखा आपने कुछ कंट्रोल, कोई किसी बोलता ना कि किसी का हाथ ना आ जाए तो कुछ शील रहती है कि कोई व्यक्ति उसमें हाथ ना डाल दे, ठीक है। उसके बाद में हर मशीन के पास में एक गार्ड वार्ड भी रहता है ना, कि कोई भाई अनऑथराइज्ड कोई उसको टच ना कर दे, या आके कोई समझो नशे में है पत्थर मार दिया मशीन को, मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसा हम जब रिफाइनरी विजिट पे बीपी सर के जाते थे, तो वहां पे ऑटोमेट कंट्रोल क्या होता था कि अगर इतना प्रोडक्शन निकालना है तो वो मशीन क्या करती थी, अपने आप ना उतना पर्टिकुलर क्रूड एक टैंक में आ जाता था, ठीक है। अब है ना, ये तो हो गया ऑटोमेट कंट्रोल, ठीक है, कि ज्यादा ना जाए। और मैनुअल कंट्रोल क्या होता था कि वो बंदा है ना देखता था कि मशीन किस स्पीड से क्रूड को डाल रही है,
उसके लिए वो लोग ऑटोमेटेड कंट्रोल पे डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो टेक्निकल है, वो एक एक प्रॉपर स्पीड से ही क्रूड जाना चाहिए, इनटेक होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ज्यादा स्पीड से इनटेक होता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब कम प्रोडक्ट उससे आपको मिलेगी, कंपनी को नुकसान होगा। ठीक है, उसके लिए मैन्युअली वो वहां पे होते थे लोग जो चेक करते थे, ये मैं देख के आया हूं। ठीक है, तो एक बिजनेस प्रोसेस क्या था इसमें सर? क्रूड डालना और क्रूड से पेट्रोल डीजल निकालना। अब उसमें दो कंट्रोल है, मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी। क्या मैं इसको जनरल आईटी कंट्रोल बोलूं क्या? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन के बिजनेस प्रोसेस पे लगा हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन के बिजनेस प्रोसेस पे लगा हुआ है। इसके लिए ये एप्लीकेशन लेवल का कंट्रोल है। क्या है? सो एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ automated and manual controls applied at business process level. ठीक है, automated application control are embedded into IT applications. बोलो। ठीक है, जैसा अब बीपीसीएल ने जब वो एप्लीकेशन लिया होगा, काय का एप्लीकेशन, कि वो एप्लीकेशन क्या कर रहा? ऑटोमेटिक उतना क्रूड लाके टैंक में रख दे रहा जितना हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ये एप्लीकेशन या तो उन्होंने बनाया होगा या किसी से खरीदा होगा। तो ये एप्लीकेशन सिस्टम में ही एम्बेडेड, मतलब पहले से ही लग के आना। अब आपके फोन में ये कैमरा एम्बेडेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं जुड़ के आना, मतलब वो बिकता ही वैसा है। तो वो एप्लीकेशन सिस्टम में वो आईटी कंट्रोल एम्बेडेड होता है कि वो ऑटोमेटिक, तभी तो तू खरीद रहे हैं ना उसको, तेरा खरीदने का पर्पस ही वो है कि वो उतना ही क्रूड ला के रखे। ठीक है, तो बोलते हैं ऑटोमेटेड कंट्रोल जो होते हैं ना, ये तुम अलग से लगाते नहीं हो, ये उस एप्लीकेशन सिस्टम में एम्बेडेड होते हैं, आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशंस, जैसे कि ईआरपीस, एंड हेल्प्स इन एंश्योरिंग द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन दोज सिस्टम। और इससे ये जो एप्लीकेशन कंट्रोल है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ये हेल्प करते हैं कि वो जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें एक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग हो, कंप्लीट डेटा प्रोसेसिंग हो और कोई गड़बड़ ना आए। क्लियर है क्या? ये है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। क्या है? ठीक है, अभी एक बार बिना देखे अपने बोलते, अपने लॉजिकल सेंस से बोलते। हमने एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या देखा सर? हमने बोला, आपने बोला सर कि वो, आपने क्रूड का एग्जांपल दिया, तो आपने बोला सर ऑटोमेटेड भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं। फिर आपने सर क्या बोला? जो ऑटोमेटेड है वो आईटी सिस्टम्स में एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि सर ईआरपी, और वो एम्बेडेड होते हैं। इसी के कारण क्या होता है सर? जो डेटा की प्रोसेसिंग है वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो उस पर्टिकुलर सिस्टम में, वो एंश्योर करता है। सिंपल है, इसको इंग्लिश में बोल देंगे एप्लीकेशन सिस्टम includes both automated as well as manual control at business process level, full stop. ठीक है, automated controls are already embedded into IT applications and they ensure accurate, complete data processing in those systems. हो गया लर्न? सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब आता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। क्या आता है? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है? पढ़ते के पहला पॉइंट एक बार मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जिस किसकी हैबिट यहाँ पे, चाहे एएस हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे कॉस्टिंग हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट, अगर आपको स्कूल में नहीं सिखाई तो मैं सिखाता हूँ आपको, बार बार मैं बोलता हूँ, अभी मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ। कभी भी अपन करते ना रीडिंग, तो चीजों को तोड़ना पड़ता है, हमको कॉमा डालना पड़ता है। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स, कॉमा, फिर कॉमा मतलब यहां पे पहले इतना आप समझ लो। आपने ये डाल दी ना, आपको ना कॉस्टिंग में ना एएस में कोई भी चीज में आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, बढ़ो, ये कॉमा डालो अपने हिसाब से लॉजिकली, और उतने पार्ट को पहले समझो, पहला और दूसरा दोनों पढ़ो।
चलो पहला कौन एक्सप्लेन करेगा? पहला वाला समझ में आया क्या? चल निहाल बता पहला वाला। एग्जैक्टली ठीक है। सो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब ये है तो मैनुअल, कोई इंसान ही यूज कर रहा है, लेकिन जो डेटा सोर्स है वो किसी आईटी सिस्टम पे से आ रहा है। तो अगर वो आईटी सिस्टम में कोई फ्लॉ है तो वो क्या करेगा, वो गलत डेटा यूज करेगा और अल्टीमेटली काम उसका गलत ही होगा। मैं बताता आपको, मैं आपको एक उदाहरण दिया था एक कैमरे का, ठीक है। वो कैमरा क्या कर रहा है, जो भी नए नए व्यक्ति के फोटो दिख रहे वो खींच रहा था, ठीक है, और वो सिक्योरिटी गार्ड को उसके प्रिंटर पे प्रिंट आउट दे रहा था। अब वो सिक्योरिटी गार्ड मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन वो डिपेंडेंट काय पे है, एक आईटी सिस्टम पे, उसको प्रिंट आउट आ गया। दिस इज कॉल्ड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। अगर आईटी सिस्टम में कोई फ्लॉ है तो प्रिंट आउट देगा नहीं और ये अज्यूम करेगा कि कोई गड़बड़ नहीं है। समझ में आया बात, है ना? एग्जांपल बढ़िया है, ठीक है। सो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बोलो, आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स that are dependent on the data produced by an IT system. सिंपल सी इंग्लिश है, सिंपल सी लैंग्वेज है। दूसरा क्या, इन दिस केस इवन दो द कंट्रोल इज परफॉर्म मैन्युअली, भले ही वो कंट्रोल सिक्योरिटी गार्ड मैन्युअली परफॉर्म कर रहा है। सर मतलब क्या है? मतलब उसको प्रिंट आउट आया, अब वो उठ के जाएगा डंडा लेके हॉल में, वो देखिएगा कौन आदमी अनआइडेंटिफाइड है, उसको पूछेगा आप किसके बोलने पे आए हो, वो बोलेगा कार्तिक के बोलने पे आया, ठीक है। उसका काम क्या था, वेरीफाई करना, उसको बोलते हैं मैनुअल कंट्रोल। राइट? तो इन दिस केस इवन दो कंट्रोल इज परफॉर्म मैनुअली, द डिजाइन ऑफ सच कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द, ऐसे मैनुअल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस काय पे डिपेंड रहेगी, उसके सोर्स डेटा पे। अगर वो सोर्स डेटा ही बेकार है फिर तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है एकदम? क्या मैं आपको ये दोनों कंट्रोल समझा पाया, एप्लीकेशन और आईटी डिपेंडेंट? आर यू ओके विथ इट? कंफर्म? आई विल गिव यू 1 मिनट, प्लीज लर्न बोथ ऑफ दिस सो दैट आई कैन प्रोसीड। टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, फास्ट। अब भी लर्न करो, कुछ घर पे नहीं करना है, अब भी लर्न करो, इधर उधर मत देखो। हो गया? सबका हो गया? चलो ठीक है। आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि मैं वो क्लास में टाइम दे रहा हूं लर्न करने का, ठीक है, कि मैं नहीं दूं, ठीक है। क्योंकि क्या है, अभी आप लर्न कर लेंगे तो घर पे जाके रिवाइज करेंगे ना तो चीजें आपको ज्यादा याद आएगी, आप ज्यादा बेटर लर्न कर पाएंगे। तो कुछ कुछ चीजों को अभी मैं टाइम देता हूं तो उसको इफेक्टिवली लर्न करो, ठीक है।
अब मैं आता हूं आखिरी पार्ट आईटी कंट्रोल की, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ क्या देखा, इम्पैक्ट क्या है, वो इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या क्या कंट्रोल्स लगाते हैं आईटी एनवायरनमेंट में, ठीक है। एक क्विक रिकैप, सर फीचर्स, अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके रिस्क, रिस्क का इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कम करने के लिए कंट्रोल। अब उसमें एक है जनरल आईटी कंट्रोल, सुनो, चलो पढ़ोगा दिव्या। General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application control. बस, जनरल आईटी कंट्रोल क्या है, ये दीज आर नथिंग बट पॉलिसीज, ठीक है, जो क्या करती है सारे एप्लीकेशन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करती है एज अ होल। जनरल आईटी सिस्टम्स क्या है, पॉलिसीज है जो मेनी एप्लीकेशंस को रिलेट करती है और सपोर्ट करती है उनके इफेक्टिव फंक्शनिंग को, कि वो एप्लीकेशन कंट्रोल, तुम्हारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ अच्छे से चल सके, उसको वो सपोर्ट करती है। जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आगे General IT controls that maintain the integrity of information and security of data commonly include controls over the following. अब है ना, बेसिकली जनरल आईटी कंट्रोल्स जो है वो ये चार चीजों के ऊपर कंट्रोल रखती है, मतलब ये चार चीजों को आप बोलोगे जनरल आईटी कंट्रोल, ठीक है। पहला क्या है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, ये क्या होता है आगे अगले पेज पे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोग्राम चेंज। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ठीक है। नाउ दीज आर आईटी कंट्रोल्स, दीज आर which are generally implemented to mitigate the IT specific risk and applied commonly across multiple IT systems, multiple business processes, multiple application systems, ठीक है, क्लियर है। Hence general IT control are known as pervasive control or indirect control, मतलब ये डायरेक्ट किसी को कंट्रोल कर रहे क्या, ये जनरल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, क्या है, जनरल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। कोई डाउट, पक्का बोलो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल आईटी कंट्रोल्स है जो जनरली मिटिगेट करते हैं जनरल आईटी रिस्क बिजनेस प्रोसेस लेवल पे, और इसी के लिए इनको इनडायरेक्ट कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। फटाफट अब देखो ये चारों पॉइंट्स, चारों पॉइंट, एक बार एक काम करते क्या, फटाफट 2 मिनट लो और इसको SNW लिखो अभी जल्दी।
लिख लिया। अब आता है पहला, कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है, अगर अपन क्विकली समराइज करें तो सर ये जनरल पॉलिसीज है विच अप्लाई टू, बोलो, जनरल पॉलिसीज विच अप्लाई टू मेनी एप्लीकेशंस एंड कंट्रोल द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ मेनी एप्लीकेशंस। जनरल आईटी कंट्रोल्स इंक्लूड द फॉलोइंग, पहला डेटा सेंटर एंड प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, और उसके बाद में एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। ठीक है, हेंस जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। क्या है, अब देखो पहला जनरल आईटी कंट्रोल कौन सा है, कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। अभी ये वाला तो जनरल, देखो जनरल आईटी कंट्रोल 4 तरीके, कितने, 4, इसमें से पहला पढ़ रहे अपन। तो ये वाला जो जनरल आईटी कंट्रोल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन इज टू एंश्योर that the production systems are processed to meet financial reporting objective। कि जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है, जो वो इस तरीके से काम करे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव मीट हो। किसका, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफआरएफ के हिसाब से बने, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफआरएफ से बराबर कंप्लाइंट रहे। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन इज टू एंश्योर दैट जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है, आर प्रोसेस्ड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्शन सिस्टम ऐसे प्रोसेस हुए हैं कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरी बात का क्या कर रहा है, एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम आर प्रोसेस्ड टू मीट एफआरओ। तो दिस इज अबाउट प्रोडक्शन सिस्टम, लिख दो यहां पे। हो गया, डन। ठीक है, अब देखो, दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। क्या आता है इसमें, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग, स्टोरेज, रिटेंशन ऑफ बैकअप्स। ठीक है, कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर, देखो नाम ही है डेटा सेंटर, डेटा को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है, डेटा को। तो पहला पार्ट तो उसने बोल दिया प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, और दूसरा बात तो बोल रहा है डेटा के बारे में, कि इसमें एक्टिविटीज क्या आती है, जैसे कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, कि कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो बराबर मैनेज हो रही नहीं हो रही, मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप्स। आप इसमें अगर ये कार्ड भी दोगे ना तो चल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज। ठीक है, कीप इट लिमिटेड टू बैकअप, क्योंकि उसके नाम में डेटा सेंटर है, तो इसमें एक्टिविटी क्या आएगी, बैकअप। काय का बैकअप, मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप। उनको बैकअप को मॉनिटर करना, स्टोरेज करवाना, रिटेंशन करवाना, वो इसमें इंक्लूडिंग रहेगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। इसमें क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम। सो प्रोडक्शन सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर कंट्रोल का। और दूसरा बैकअप, की स्टोरेज, रिटेंशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बैकअप। क्लियर है, यहां पे लिख दो बैकअप। तो अगर लर्न करेंगे तो पहला जनरल आईटी कंट्रोल कौन सा है, कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। उसमें दो चीजें हैं, प्रोडक्शन सिस्टम और बैकअप। दूसरा क्या है, प्रोग्राम चेंज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम चेंज कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम्स, बोलो, टू एंश्योर दैट, बोलो, टू, वापस से बोलो, एक और बार, मतलब सिस्टम्स जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, करते ना अपन, है ना, मतलब कोई चीज, कोई कोडिंग ऐड कर दी, है ना, कोई कोडिंग निकाल दी। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड सिस्टम है, मतलब मॉडिफिकेशन करने के बाद में जो मॉडिफाइड सिस्टम है, दे कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम चेंज। मतलब प्रोग्राम में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो
तो वो चेंज करने के बाद में जो मॉडिफाइड सिस्टम है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं। समझा? पढ़ो लाइन पूरी यहां से, पढ़ो। Objective of program change control is to ensure that modified systems continue to meet financial reporting objectives. ठीक है, क्लियर है कि जो सिस्टम्स जिसमें मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है, वो मॉडिफाइड सिस्टम्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। उसमें एक्टिविटीज कौन सी है? चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। कौन चेंज कर रहा है? पहली चीज, चेंज करने के बाद में कौन चेक कर रहा है कि वो चेंज बराबर हुआ है क्या? उसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट। अभी देखो कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलता है कि सर जोमेटो में ये प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे बस बोलते चेंज कर दिया, ऐसा होता है क्या? वो चेंज की पहले जाती है रिक्वेस्ट, फिर उसको अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करती है कि हाँ भाई ये चेंज तू कर दे। तो बोल रहा है कि कैसे हम वो चेंज रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे वो चेंज रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, और कैसे वो चेंज रिक्वेस्ट को अपन ट्रैक कर रहे हैं कि ये चेंज अभी होना था तो वो हुआ या नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो मॉडिफाइड सिस्टम। क्लियर है? सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें एक्टिविटीज क्या है? जैसे कि चेंज रिक्वेस्ट को ट्रैक करना, चेंज रिक्वेस्ट को मॉनिटर करना, चेंज रिक्वेस्ट को मैनेज करना। ठीक है, ओके, अभी 2 हो गए। ठीक है, फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, दोनों पढ़ लो जल्दी से, दोनों पढ़ो, लर्न करो अभी अभी। प्रोडक्शन सिस्टम, बैकअप, मॉडिफाइड सिस्टम। तीसरा है एक्सेस सिक्योरिटी। पढ़ना अथर्व। The objective of controls over access security is to ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कि जो प्रोग्राम्स है, जो डेटा है कंपनी में, जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी डेटा है, उसका एक्सेस जो है वो ऑथोराइज्ड है। मतलब जिसके पास में पासवर्ड है वही उसको एंटर कर पाएगा टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसे इसमें मीट होंगे कि कोई अनऑथोराइज्ड चेंजेस नहीं हो। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है एक्सेस सिक्योरिटी का? एंश्योर करने के लिए, एक्सेस सिक्योरिटी का क्या है? एंश्योर करने के लिए कि एक्सेस टू प्रोग्राम्स, बोलो, एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथोराइज्ड। ठीक है, एक्सेस टू बोलने को सिर्फ 2-3 ही वर्ड है, लेकिन थोड़ा लर्न करना पड़ता है इसको। ठीक है, जिसको लर्न हुआ ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत लोग डिफिकल्ट समझते हैं, मेरे को तो डिफिकल्ट लगता नहीं। बहुत लोग ब्लंटली इसको और नीचे एक और क्वेश्चन उसको छोड़ते हैं, दूसरा तो मैं छोड़वाऊंगा ही, लेकिन ये करना चाहिए। ठीक है, ये करोगे तो दूसरा छोड़ पाओगे। ठीक है, थोड़ा रिस्क कम रहता ना। ठीक है, ओके, कोर्स छोड़ रहा है क्या?
ठीक है, तो एक्सेस सिक्योरिटी क्या है? सिंपल है सर, मेरे पीछे बोलो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी Objective of access security is to ensure that is to ensure that access to program and data access to program and data is authorized. is authorized. खत्म बात। ठीक है, सिर्फ लर्न क्या करना है? अगर हम ऊपर बोलेंगे डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, तो उसमें क्या लर्न करना है? प्रोडक्शन सिस्टम्स। अगर हम बोलेंगे चेंज, क्या प्रोग्राम चेंज, ठीक है, मॉडिफाइड सिस्टम्स। अगर हम बोलेंगे एक्सेस सिक्योरिटी, तो हम बोलेंगे ऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा। बस ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, ये सब उसकी एक्टिविटीज है। ठीक है, इसमें से कोई भी दो लिखना है आपको। तो आप लिख देना सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, खत्म बात। देखो, कुछ नहीं लिखने से कुछ लिखना, थोड़े तो मार्क्स मिलेंगे ना। जो वर्ड डिफिकल्ट जा रहा काट दे रहा इसमें, कुछ तो लिखो, है ना। उसके बाद में डी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। कौन एक्सप्लेन कर सकता है बिना पढ़े, सिर्फ नाम से? जनरल आईटी कंट्रोल्स का एक काम है एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन करना, डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस करना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही बोला। देखो अभी अपन आपने देखा होगा, तो आप है ना फोन पे वही ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में है। अनऑथराइज्ड एप्स वाया लिंक आप डाउनलोड नहीं कर, जो ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे लिस्टेड नहीं है, वो आइडियली आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर डाउनलोड कर सकते थे तो वो लिस्ट हो जाते थे। तो वो क्यों लिस्टेड नहीं है? क्योंकि उनमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट एप्स है। करेक्ट है ना। नाउ दिस इज जनरल आईटी कंट्रोल्स, कि आप अपने पूरे सिस्टम में कौन सा ऐप एक्वायर कर रहे हो, उसके ऊपर कंट्रोल लगाना कि आप कोई मैलिशियस ऐप तो डाउनलोड ना करना। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन सच कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट सिस्टम्स, जो भी सिस्टम आपकी कंपनी में है, वो डेवलप, कॉन्फ़िगर्ड, इंप्लीमेंटेड टू मीट एफआर ऑब्जेक्टिव। सिंपल है कि जो भी सिस्टम आपकी कंपनी में है वो डेवलप है, इंप्लीमेंटेड है एफआरओ के लिए, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। तो यहां पे लिख दो लेफ्ट में, डेवलप, कॉन्फ़िगर, क्या चीज? सिस्टम्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, क्वालिटी अश्योरेंस। ये नहीं भी लिखे, आपने सिर्फ इतना भी एफआरओ ऑब्जेक्टिव तक भी लिख दिया तो भी हमारे लिए इनफ है। बन उतना तो करो। ठीक है चलो अभी अपन बोलेंगे, पहले तो सिर्फ हेडिंग बोलेंगे 4 जनरल आईटी कंट्रोल्स की बिना देखे। सबसे पहला था डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, उसके बाद में एक्सेस सिक्योरिटी, उसके बाद में प्रोग्राम चेंज, उसके बाद में एप्लीकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट, एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन का कीवर्ड क्या था? प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, बैकअप सिस्टम चेंज, प्रोग्राम चेंज का क्या था? मॉडिफाइड सिस्टम मीट एफआरओ, मतलब एफआर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद में एक्सेस सिक्योरिटी का क्या था? ऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड सिस्टम्स। और लास्ट एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, एक्विजिशन, मेंटेन, मतलब systems are developed, configured and implemented to meet FR objectives। ठीक है, आप भी है ना बिना देखे ये चारों का नाम और उनके जो मेन 2 लाइंस है, एक तो नाम के आगे ऑब्जेक्टिव इज, फिर अपने क्रक्स वर्ड और फिर टू मीट एफआर ऑब्जेक्टिव लिखो जल्दी बिना देखे। अप्लाई योर माइंड।
कम ऑन लिखो। हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी है ना मैं आपको टेस्टिंग मेथड जो है अपन मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये जो है ना ये अपन काटेंगे, ये आप सिर्फ पढ़ लेना अपने एंड से, ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा तो, ठीक है। मैं आपको है ना आज ये करा देता हूं, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ये नया एक टॉपिक है, मतलब छोटा सा इसमें, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसके क्वेश्चंस लिख लोगे ना घर पे, मैंने क्वेश्चन बता दिए, एक फीचर का है, एक अंडरस्टैंडिंग का है, एक रिस्क का है, एक इंपैक्ट का है, एक कंट्रोल का है। कंट्रोल में जनरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स डायरेक्टली स्टेट, उसमें जनरलिटी कंट्रोल्स, उसके जनरलिटी कंट्रोल का अलग क्वेश्चन बनाना, ठीक है, और नॉर्मल सारे कंट्रोल का अलग क्वेश्चन बनाना। ऐसा आप 1 से 1.5 पेज में इस पर्टिकुलर पार्ट को रिकॉर्ड करना, ठीक है। क्लियर है? हाँ, जनरली ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें जनरल आईटी कंट्रोल्स भी एग्जाम में आया हुआ है, और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल के ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ने का सोचना ही मत, वैसे ही बहुत इजी है, ठीक है। कुछ भी नया उसमें वो नहीं है, फीचर अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ इजी है। सिर्फ जनरल आईटी कंट्रोल में थोड़ी लैंग्वेज है, उसमें आप वो मेन वर्ड लर्न कर लो बस, उस हिसाब से बनाना है आपको। क्या डिफिकल्ट है कि उसके अंदर? अरे आप अगर पूरा नहीं भी लिख पाए, अगर आपने उत्तर तो भी लिखे तो रेलेवेंट लिख रहे ना, 4 में से 2 तो मिलेंगे, 2.5 तो मिलेंगे, ठीक है। ओके, अभी डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। क्या? डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम्स। क्या बोल रहे हैं? डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डेटा रिसाइडिंग इन आईटी सिस्टम। जो डेटा आईटी सिस्टम्स में है उनको टेस्ट करने के लिए आप डेटा एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो। आईटी सिस्टम्स यूजिंग स्प्रेडशीट्स, स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स, आइडिया, एसीएल टू परफॉर्म द फॉलोइंग। ये क्या है? आइडिया, एसीएल ये एग्जांपल है डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर की, ठीक है। अभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या है वो आप लिख लो, एक बार यहीं पे लिख लो, फिर आप फेयर में लिख देना यहां पे, और इसको ना 3 बार स्टार कर दो आप। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन लिखो, स्टेट what can be performed by using data analytics for audit, by using data analytics for audit। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की यूज करके आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। देखो, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, हमने बोला ना कि हम पूरे पॉपुलेशन का ऑडिट नहीं कर सकते। डेटा एनालिटिक्स पता है क्या है? आपने कभी एक्सेल यूज किया है? ठीक है, एक्सेल में आप लगाते हो फिल्टर, राइट, दैट इज नथिंग बट डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसको क्या बोलते हैं? डेटा एनालिटिक्स। अभी अगर आप इन्वेंट्री चेकिंग कर रहे हो तो उसमें 10,000 इन्वेंट्री है, इसमें से मैं सैंपल कैसे निकालूं? आई विल यूज डेटा एनालिटिक्स।
सो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, ठीक है। उसके बाद में चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव ऑडिट चेक्स। जो भी डेटा या पॉपुलेशन आप यूज करने वाले हो वाइल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या फिर सब्सटेंसिव चेकिंग, मैंने बोला ना एफएपी, एफएपी का दूसरा नाम है सब्सटेंसिव ऑडिट चेकिंग। क्या नाम है? इसको एफएपी लिख दो आप। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कब लगाते हैं अपन? आरएपी के स्टेज में, ठीक है। चाहे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाओ चाहे आप सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट लगाओ, दोनों में से कुछ भी लगाओ, आपको डेटा और पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस को चेक करना होता है। डेटा और पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस को चेक करना होता है, ठीक है। इसके लिए डेटा एनालिटिक्स काम आएगा कि जो पॉपुलेशन मैं यूज कर रहा हूं, जिस पॉपुलेशन से मैं सैंपल निकलने वाला है, वो पॉपुलेशन बराबर है या नहीं है। पहला पॉपुलेशन, ठीक है, दूसरा सैंपल। तो पहला क्या है? चेक द कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन। बोलो, Check the completeness of data and population. एक और बार बोलो, Check the completeness of data and population. एक आखिरी बार बोलो। Check the completeness of data and population. उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल। बोलो, Selection of audit sample. एक और बार। Selection of audit sample. अभी पहले पहला वाला बोलो, Check the completeness of data and population. दूसरा वाला बोलो, Selection of audit sample. पहला वाला बोलो, Check the completeness of data and population. दूसरा वाला, Selection of audit sample. ठीक है। पहले डेटा और पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए हम काम यूज करेंगे डेटा एनालिटिक्स का, ठीक है। और उसके बाद में ऑडिट सैंपल निकालने के लिए हम डेटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे। तीसरा, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस मतलब अपन एक्सेल को यूज करते हैं ना, ठीक है। हमने कोई एक्सेल में सारे फील्ड्स होते हैं, हम इज इक्वल टू सम लगा के पूरा, एक्सेल इज नथिंग बट डेटा एनालिटिक्स। हम इज इक्वल टू सम लगा के फॉर्मूला लगाते हैं, पूरा सम चेक करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको टोटल निकाल के देते हैं, उसको बोलते हैं रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस। बोलो, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस। क्या चीज? रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। पहला पॉपुलेशन, दूसरा सैंपल, तीसरा अब जो सैंपल निकाले हैं उनके बैलेंसेस को रिकम्प्यूट करना, ठीक है। जैसे कि ट्रांजैक्शन डेटा से ट्रायल बैलेंस बना लेना। अरे एक ट्रायल बैलेंस मैनेजमेंट ने बना के दिया तेरे को, ठीक है, तू क्या कर रहा है? वही ट्रांजैक्शन डेटा एनालिटिक्स को दे रहा है, वो अपना एक ट्रायल बैलेंस तेरे को बना के दे रहा है, उसको तू मैनेजमेंट के ट्रायल बैलेंस से मैच कर ले, सिंपल, तेरे को समझ में आ जाएगा। अगर डिफरेंस है तो मैनेजमेंट को पूछ, कोई वैलिड कारण हो सकता है उसका, बराबर है, ठीक है। बोलो पहला, Check completeness of data and population. वापस बोलो अच्छे से। Check the completeness of data and population. Selection of audit samples. Recomputation of balances. वापस से पहला, Check completeness of data and population. दूसरा, Selection of audit samples. तीसरा, Recomputation of balances. रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, बैंक इंटरेस्ट है ना। आप मान लो प्लान एसेट्स निकाले हुए हैं, डीबीओ निकाला हुआ है, इंटरेस्ट निकाला हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला हुआ है, एक्चुअल रिटर्न निकाला हुआ है, एक्चुअल गेन लॉस निकाला हुआ है, ये सब रीपरफॉर्मेंस के थ्रू डेटा एनालिटिक्स आपको करके दे देगा। चैट जीपीटी डेटा एनालिटिक्स है ना, बस एक्सेल हम लोग खुद यूज करते थे, चैट जीपीटी खुद ही करके दे देता है, ठीक है। चैट जीपीटी इज एन एडवांस वर्जन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो क्या होता है? रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आप इसको ऑडिट में कैसे यूज कर सकते हो? जो भी आपकी कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसका पीपी का ग्रॉस ब्लॉक और डेप्रिसिएशन परसेंटेज है ना, ईयर्स, रेशियल वैल्यू, ये 4 डेटा दे दो, वो आपको रीपरफॉर्म करके दे देगा कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आना चाहिए, ठीक है। या अगर एम्प्लॉय बेनिफिट है तो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स दे दो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दे दो, इंटरेस्ट का परसेंटेज दे दो, करेक्ट है, कितना कंट्रीब्यूशन डाला है प्रमोटर ने वो दे दो, और कितना बेनिफिट्स पे किया है वो दे दो। क्या निकाल के दे देगा वो? कैलकुलेटेड बैलेंस। फेयर वैल्यू से कंपेयर करके आपको डिफरेंस जो है वो एक्चुअल गेन लॉस बता देगा। समझ में आया? ठीक है, ये होता है रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल, ठीक है। एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, बोलो एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का एनालिसिस भी वो करके दे देगा, नरेशंस पढ़ पढ़ के कि ये एंट्री इसके लिए पास करी, ये एंट्री इसके लिए पास करी, ये एंट्री इसके लिए पास करी।
तो हमने क्या बोला, हमने पहले बोला पॉपुलेशन, फिर हमने बोला सैंपल, फिर उसके बाद में रीपरफॉर्मेंस रिकम्पुटेशन। रिकम्पुटेशन ऑफ बैलेंसेस मतलब ट्रांजेक्शन से ट्रायल बैलेंस बनाना, रीपरफॉर्मेंस मतलब डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रीपरफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जो कंपनीज की है उनको एनालिसिस करना, ये सब में डेटा एनालिटिक्स आपको हेल्प करता है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है ना, कुछ भी अगर फ्रॉड रहा, हमने डेटा दे दिया, तो हो सकता है कि वो आपको अनयूजुअल ट्रांजेक्शन दे देगा निकाल के। पहले तो सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1000 करोड़ था, अभी 3000 करोड़ है, और वो भी स्पेसिफिक एक लाइन आइटम है सर, अगस्त के मंथ में ही ज्यादा दिख रहा है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होगी ना, आप डायरेक्टली जाके अगस्त के महीने की एंट्रीज देखोगे, यस, उसमें भी डेटा एनालिटिक्स आपको हेल्प कर सकता है। इवेल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी, बोलो इवेल्युएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट है, वो भी आपको कैलकुलेट करके वो दे देगा। इसमें से ये 6-7 में से आपको एनी 6 आने चाहिए, ठीक है। चलो रन करें क्या, सब लोग इधर ध्यान दो। सबसे पहला पॉपुलेशन, दूसरा सैंपल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां कंट्रोल डेफिशिएंसी, ठीक है। 1 मिनट लो, फटाफट लर्न करो। चालू करो लिखना बिना देखे, कम ऑन।